everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains, and today we are going to start doing the NCERT solutions of our 7th chapter, Fair Play. In the last video, what did we do? हमने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को समझा था, फेयर प्ले, जिसमें हमने बात करी अलगू चौधरी और जुम्मन की, जैसे कितने अच्छे दोस्त थे वो, लेकिन एक सही डिसीजन लेने की वजह से जुम्मन का ईगो हर्ट हो गया और वो अलगू का एनिमी बन गया. बट लेटर जब वो सेम सिचुएशन में आया तब उसको समझ आया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स व्हाट हैज़ बीन असाइन टू यू. अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप फेयर होके ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो. सो हमने उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है. अगर आपने उस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले प्लीज एक बार उस वीडियो को चेक कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. सो नाउ लेट्स कमेंट्स. मैच द सेंटेंसेस अंडर R1 विद दोज अंडर 2. तो अब ये फर्स्ट नंबर पे आपके पास सेंटेंसेस हैं कुछ, सेकंड नंबर पे ये आपके पास सेंटेंसेस हैं और उसके बाद आपको दोनों को मैच करना है. तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से ये आंसर्स भी लिखे हुए हैं क्योंकि अब ये एक स्लाइड में तो आएगा नहीं. सो मैं सिर्फ डायरेक्टली रीड करने वाली हूँ अपने बुक में, आप प्लीज इसको मैच कर लेना. सो लेट्स स्टार्ट. जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स. इसको हमने मैच किया है. इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली. ओके, सो जुम्मन और जो अलगू हैं वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो अगर कोई एक नहीं होता था तो दूसरा जो था वो उसकी फैमिली का ख्याल रखता था. वापस दूसरे में जाते हैं. जुम्मन्स एंड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम. द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर. जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे कर दी. किस अंडरस्टैंडिंग के साथ? कि वो उसका ख्याल रखेगा. द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत. आंट ने क्या डिसाइड किया कि वो पंचायत से अपील करेंगी. शी वॉन्टेड जस्टिस. हो गया. फोर्थ देखते हैं. अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट. अलगू जो था वो आंट को सपोर्ट नहीं करना चाहता था. क्यों? द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड जुम्मन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि वो और जुम्मन बहुत ही ज्यादा क्लोज और बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो उसको उस जुम्मन के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहता था. लास्ट वन. जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच. जुम्मन बहुत खुश था. क्यों? क्योंकि अलगू का नाम एज अ हेड पंच चूज हुआ था. क्यों? He believed that his friend would never go against him. क्योंकि उसे क्या लगा था, उसका फ्रेंड तो उसके अगेंस्ट कभी जाएगा ही नहीं. So this was our first question. Let's move on. Who says this to whom and why? अब हमको ये सारे क्वेश्चंस में एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक कोट दिया हुआ है चैप्टर में से. हमें सिर्फ इतना बताना है कि किसने किससे कहा और क्यों कहा. पहला सेंटेंस क्या है? माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. ये किसने कहा था? जुम्मन ने कहा था. किससे कहा था? अपनी आंट से कहा था. और क्यों कहा था? जब उनकी आंट ने कहा था कि तुम जो हो मुझे मंथली अलाउंस दे दो. जुम्मन सेज दिस टू हिज आंट बिकॉज हिज आंट वॉज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस. जुम्मन सेड दिस टू हिज आंट बिकॉज हिज आंट वॉज आस्किंग फॉर अ मंथली अलाउंस. आगे देखते हैं. But is it right, my son, to keep mum and not set what you consider just and fair? लेकिन क्या ये सही है कि तुम्हें पता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है लेकिन तब भी तुम चुप रहो, just because your friendship will affect and all? तो ये कहा था आंट ने. किससे कहा था? अलगू चौधरी से कहा था. और क्यों कहा था? क्योंकि अलगू ने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया था. जुम्मन्स आंट says this to Algu because he was unwilling to support the aunt by going against Jumman. He was unwilling to support. Unwilling मतलब वो नहीं चाहता था उसकी आंट को सपोर्ट करना. क्यों? क्योंकि उस केस में उसको जुम्मन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम. Why have you to say? What have you to say in your defense? मतलब तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है. तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है. ये किसने किससे कहा था? ये अलगू ने कहा था जुम्मन से. अलगू सेज दिस टू जुम्मन जब अलगू इज मेड द पंच बाय जुम्मन्स आंट. जुम्मन की आंट ने जब अलगू को पंच बना दिया था तब अलगू ने जुम्मन से पूछा था कि भाई तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है. ही सेड दिस बिकॉज ही वांटेड टू बी अनबायस्ड. और उसने ये क्यों कहा था? क्योंकि उसे अनबायस्ड होना था. अनबायस्ड का मतलब क्या है?
नो पार्शियलिटी, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। ये किसने किससे कहा था कि मैं तुम्हें इस जो तुमने मुझे एक खराब बुलक दिया था उसके लिए तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। ये साहू ने कहा था अलगू से। और क्यों कहा था? क्योंकि अलगू उससे पैसे मांग रहा था, उसने पैसे रिटर्न नहीं किए थे। साहू सेड so to Algu because the bullock that Algu had given to Sahu died in a month and Sahu had not paid Algu for the bullock। क्योंकि वो जो बुलक है वो एक ही महीने में मर गया था और साहू ने अलगू को अभी तक पैसे रिटर्न नहीं किए थे, उसने देने से मना कर दिया था। विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये किसने कहा था? ये अलगू ने कहा था। अलगू ने किससे कहा था? जितने लोग वहां बैठे थे सबके सामने वो ये चीज शाउट कर रहा था। अलगू shouts this to the people around when जुम्मन gives a fair judgment। जब जुम्मन ने एक फेयर जजमेंट दिया, एक सही जजमेंट दिया, तब अलगू ये चीज जोर जोर से सबसे कह रहा था। क्या कहा उसने? विक्ट्री टू द पंचायत, दैट पंचायत की जय हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Then the situation changed. What is being referred to? यहाँ पे हम situation बोल रहे हैं। Then the situation changed. यहाँ पे हम किस situation की बात कर रहे हैं? जब initially aunt जब रहने लग गई तब सब अच्छा था, लेकिन बाद में they became very indifferent to the aunt and they started treating her bad. The situation of the aunt in Jumman's house changed. Then the situation changed. Situation कौन सी थी? Situation of aunt। ठीक है, सिचुएशन एंड की सिचुएशन चेंज हुई थी। अर्लियर शी वॉज बींग टेकन केयर ऑफ, इनिशियली उनका ख्याल रखा जा रहा था, बट थिंग्स चेंज्ड एंड शी वॉज इल ट्रीटेड। लेकिन चीजें बदल गई एंड शी वॉज इल ट्रीटेड। इल ट्रीटेड मतलब उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। नेक्स्ट वन, when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंट ने रियलाइज किया कि नहीं, कोई उनको उनकी फैमिली में नहीं रखना चाह रहा है, तब उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? She suggested that she gets monthly allowance from जुम्मन। उन्होंने क्या बोला कि मुझे जुम्मन से मंथली अलाउंस दे दो, as she could not handle any more insult, क्योंकि वो और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। She wanted to cook separately, वो अपना खाना खुद बनाना चाहती थी। That's it, she wanted a monthly allowance because she was not able to bear the insult and she wanted to cook separately। Next question देखते हैं। What was the villagers' reaction when the aunt explained her case to them? जब उनकी आंट ने, जुम्मन की आंट ने अपना केस सामने रखा, अपनी प्रॉब्लम बताई, तो विलेजर्स ने कैसे रिएक्ट किया? कुछ लोग उस पर हंसते, कुछ लोगों ने कहा कि मतलब उनको सिंपथाइज किया, मतलब उनको दया दिखाई, और कुछ लोगों ने क्या बोला कि जस्ट गो एंड मेक इट अप विथ योर फैमिली, मतलब वापस सुलह कर लो। तो अब हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? विलेजर्स गेव मिक्स्ड रिएक्शंस। अब सबने अलग अलग रिएक्शन दिए थे, इसलिए विलेजर्स ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए थे। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई। सम लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसमें हंसे। एंड अदर्स सेड दैट शी शुड ट्राई टू मेक अप विद जुम्मन एंड हिज वाइफ, और बाकी लोगों ने क्या कहा कि उसको जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ समझौता कर लेना चाहिए, मेकअप कर लेना चाहिए। Why was Jumman happy over Algu's nomination as head punch? जुम्मन इतना क्यों खुश हो गया था जब अलगू को हेड पंच बनाया था? क्योंकि जुम्मन को लगा अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो तो मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा, मतलब चाहे कोई भी डिसीजन हो वो मुझे ही सपोर्ट करेगा। जुम्मन was happy over Algu's nomination as head punch because, यहाँ तक आ गया हमारा क्वेश्चन से, अलगू वॉज हिज फ्रेंड। पहला पॉइंट क्या हो गया? अलगू उसका दोस्त था एंड ही न्यू दैट ही वुड नॉट गिव अ जजमेंट दैट गोज अगेंस्ट हिम, और उसको क्या पता था वो ऐसा कोई जजमेंट नहीं देगा दैट गोज अगेंस्ट हिम। दिस इज इंपॉर्टेंट, वो ऐसा कोई जजमेंट नहीं देगा जो उसके अगेंस्ट चला जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारे आंसर्स समझ आ गए हैं। बहुत ईजी आंसर्स हैं, अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ जाओगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ईजी है। God lives in the heart of the punch, the aunt said. What did she mean? God lives in the heart of the punch का मतलब क्या होता है?
She meant to remind Algu that Punch holds a position equal to God, so she should never be biased. जब उसकी आंट ने अलगू से ये कहा that God lives in the heart of the Punch, वो उनको ये रिमाइंड करा रही थी अलगू को that जब भी कोई पंच की पोजीशन में होता है तो उसको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना चाहिए. अगर कोई पंच की पोजीशन पे होता है तो वो गॉड के इक्वल की पोजीशन है. अगर कोई पंच की पोजीशन में है तो वो गॉड के इक्वल से पोजीशन है, तो उनको कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए. ही शुड बी जस्ट एंड फेयर. ही शुड बी जस्ट एंड फेयर मतलब उसको सही ही करना चाहिए. What was Algu's verdict as head punch? How did जुम्मन take it? अब अलगू ने जब वो हेड पंच बना तो उसने क्या वर्डिक्ट दिया. वर्डिक्ट मतलब उसने क्या फैसला सुनाया और जुम्मन ने उस चीज को कैसे लिया. सो अलगू गेव अ वर्डिक्ट दैट शॉक्ड जुम्मन. अलगू ने जो वर्डिक्ट दिया उससे जुम्मन शॉक हो गया था. He asked जुम्मन to pay monthly allowance to his aunt. ये तो हमें पता है कि उसने क्या बोला कि भैया तुम्हें मंथली अलाउंस पे करना पड़ेगा. जुम्मन वॉज वेरी अपसेट. वो बहुत अपसेट हो गया था इस जजमेंट पे. और क्या हुआ, ही बिगेन टू कंसिडर अलगू एज हिज एनिमी. और वो अलगू को अपना दुश्मन मानने लग गया. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट चले. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. What was his problem? टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम में. तो अलगू एक प्रॉब्लम में फंस गया. उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो साहू था वो उसे पैसे वापस नहीं कर रहा था. अलगू हैड सोल्ड अ बुलक टू साहू. सबसे हम स्टोरी बता रहे हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, उसने साहू को एक बुलक बेचा. साहू हैड प्रॉमिस दैट ही विल पे फॉर द बुलक इन अ मंथ. साहू ने क्या बोला, वो 1 महीने में बुलक का पैसा वापस कर देगा. बट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ. लेकिन बुलक विद इन अ मंथ मतलब 1 महीने के अंदर ही मर गया. तो बुलक जो था वो 1 महीने के अंदर मर गया. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. टाइट स्पॉट का मतलब होता है प्रॉब्लम. अलगू एक प्रॉब्लम में इसलिए फंस गया बिकॉज साहू रिफ्यूज टू पे मनी फॉर द बुलक एज इट डाइड. बिकॉज साहू ने उस बुलक के पैसे पे करने से मना कर दिया था क्योंकि वो मर गया. तो उसने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, इसीलिए वो एक प्रॉब्लम में फंस गया था. आगे चलते हैं. Why was अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच. अब जब अलगू ने पंच के सामने गया, वो अपनी प्रॉब्लम रखी, तो साहू ने किसे चूज किया था हेड पंच, जुम्मन को. और अलगू बहुत टेंशन में आ गया था. क्यों, क्योंकि अलगू को पता था जुम्मन उससे इतनी खुन्नस में है कि वो कभी उसको हेल्प नहीं करेगा, कभी सपोर्ट नहीं करेगा. सो अलगू वॉज अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच बिकॉज he was certain that जुम्मन will take revenge. उसको he was certain. certain का मतलब क्या है, उसको पक्का पक्का पता था, उसे विश्वास था कि जुम्मन जो है वो उससे रिवेंज लेगा. रिवेंज मतलब उससे बदला लेगा of the judgment that अलगू had given earlier. किस चीज का बदला, of the judgment that अलगू had given earlier. मतलब जो उसने पहले एक जजमेंट दिया था जब उसके जुम्मन और उसकी आंट का इशू चल रहा था, उसे लगा वो पक्का पक्का बदला लेगा और ये साहू को बोलेगा हाँ भैया तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है. So this was our answer. आगे बढ़ते हैं. What was जुम्मन्स verdict as head punch? How did अलगू take it? तो जुम्मन जब हेड पंच बना अलगू और साहू के केस में, तो जुम्मन ने क्या वर्डिक्ट दिया, उसने क्या फैसला सुनाया. जुम्मन्स वर्डिक्ट स्टेटेड मतलब उसने क्या कहा, दैट साहू हैड टू पे द प्राइस ऑफ द बुलक टू अलगू. साहू को अलगू को बुलक का प्राइस देना पड़ेगा. वाई, बिकॉज जब साहू ने बुलक को परचेज किया था फ्रॉम अलगू, इट वॉज हेल एंड हार्टी और इट वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी. दिस वॉज अ फेयर डिसीजन. ये एक फेयर डिसीजन था. अब क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड अलगू टेक इट. अलगू ने इस डिसीजन को कैसे लिया. अलगू टुक इट हैप्पीली. वो बहुत खुश हो गया एंड एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द पंचायत. और उसने क्या एक्सक्लेम किया कि ये तो पंचायत की विक्ट्री है, मतलब ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है. ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वर्किंग द टेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट. अब आपके पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं. बताओ कौन सा सेंटेंस है जिससे तुम्हें ये समझ में आता है कि ये स्टोरी के बारे में सही सही बता रहा है. I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship.
let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. The voice of the punch is the voice of God. So इसका आंसर है this one. मतलब चाहे आप फ्रेंडशिप की बात करो या आप दुश्मनी की बात करो, कभी भी किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेयर ही रहना चाहिए. सो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं. In my opinion, let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity sums up the story the best. यहाँ तक हमने पूरा लिखा है क्वेश्चन से. As it clearly shows why Juman and Algu were not able to give wrong decisions. क्योंकि यही शो करता है कि जुम्मन और अलगू दोनों रॉन्ग डिसीजंस नहीं दे पाए थे बीइंग एट द पोजीशन ऑफ द पंच. जैसे ही वो पंच की पोजीशन पे आए तो वो रॉन्ग डिसीजन नहीं दे पाए थे. जस्टिस शुड ऑलवेज प्रिवेल, मतलब हमें हमेशा जस्टिस के साथ ही जाना चाहिए. अब है यहाँ पे हम लैंग्वेज पार्ट स्टार्ट करते हैं. Replace the italicized portion of each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary changes wherever required. अब यहाँ पे जैसे है कि यहाँ पे it was unnecessary. The best way to avoid an unnecessary argument is to remain silent. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये बहुत सारे phrases दिए. Look after मतलब ख्याल रखना, go into मतलब समझना, as ill luck would have it मतलब जब आपकी किस्मत खराब चल रही है, my heart sank मतलब आप टेंस्ड हो गए, ease one conscience मतलब आप अपनी ज़मीर के हिसाब से काम करोगे, swallow मतलब घूंट, वो बोलते हैं ना इंसल्ट का घूंट पी लिया, swallow मतलब उस चीज़ को सहन करना, make it up मतलब समझौता करना, a tight spot मतलब प्रॉब्लम, keep mum मतलब चुप रहना और take chances मतलब रिस्क लेना. तो अब यहाँ पे द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट. हम यहाँ पे जाते हैं सीधा यहीं पे. तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट. अब रिमेन साइलेंट यहाँ पे किस चीज का मतलब है, कीप मम. कीप मम मतलब चुप रहना, तो हम क्या बोलेंगे, इज टू कीप मम. इंस्टेड ऑफ सेइंग इज टू रिमेन साइलेंट हम बोलेंगे इज टू कीप मम. आगे देखते हैं. अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड. अब यहाँ पे क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली. अनफॉर्चुनेटली का होगा एज इल लक वुड हैव इट. एज इल लक वुड हैव इट मतलब जो आप अनफॉर्चुनेटली मतलब बुरी किस्मत से. सो एज इल लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड. नेक्स्ट आते हैं हम. He has been told not to take risks while driving a car through a crowded street. अब यहाँ पे देखो कौन सी चीज का मतलब होता है, take chances मतलब take risk. So हम यहाँ सीधा बोल सकते हैं he has been told not to take chances. Okay? आंसर भी चेक कर लेते हैं. He has been told not to take chances. ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं. The patient needs to be properly taken care of. अब हमारे पास कौन सा फ्रेज है, फ्रेज है लुक आफ्टर. इसका मतलब होता है किसी का ख्याल रखना. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द पेशेंट नीड्स टू बी प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाई डोंट द टू ऑफ यू एंड योर क्वारल बाय शेकिंग हैंड्स. अब यहाँ पे कौन सा है जो एंड योर क्वारल बाय शेकिंग हैंड्स, कौन सी चीज आएगी, मेक इट अप मतलब खत्म करो, प्रॉब्लम क्वारल खत्म करो. सो व्हाई डोंट यू टू मेक इट अप बाय शेकिंग हैंड्स. व्हाई डोंट द टू ऑफ यू मेक इट अप बाय शेकिंग हैंड्स. आगे देखते हैं. I was in a difficult situation till my friends came to my rescue. I was in a difficult situation. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, I was in a difficult situation मतलब a tight spot. Okay, next देखते हैं. When I saw a pile of dirty dishes, I felt very disappointed. Okay, so when I saw a pile of dirty dishes, you can say that my heart sank मतलब मुझे बड़ा बुरा लगा. Next is, they criticized. I'll examine the matter carefully before commenting on it. तो examine का मतलब क्या होता है, अंदर तक जाना. So I will go into the matter. Okay. Next one is, they criticized him in the meeting, but he accepted without protest all the criticism.
सो इसमें क्या आएगा, बट ही स्वैलोड, स्वैलोड मतलब उस चीज को, उस इंसल्ट को, उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर लेना. एंड द लास्ट वन इज इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी टू नो दैट आई हैड डन नथिंग रॉन्ग. इट विल फ्री मी फ्रॉम वरी मतलब इट विल ईज माई कंसाइंस. अब हम जा रहे हैं सारे वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग देखने. यहां तक तो हमने देख लिए थे, इसको देख लेते हैं. आई वॉज इन अ टाइट स्पॉट till my friends came to my rescue. When I saw a pile of dirty dishes, my heart sank. I will go into the matter carefully before commenting on it. They criticized him in the meeting, but he swallowed all the criticism. It will ease my conscience to know that I had done nothing wrong. I hope you understood it well. आगे चलते हैं. Look at the following phrases and their meanings. Use the phrases to fill in the blanks in the sentences given below. अब यहाँ पे हमें सारे phrases दिए, इनके meaning देख लेते हैं. सेटअप का ना मतलब, जैसे कि मैंने मीटिंग सेटअप की, मतलब टू पुट इट एट द राइट प्लेस एंड स्टार्ट. सेट असाइड मतलब अलग कर दिया. सेव और कीप फॉर द पर्टिकुलर पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेट असाइड ऑल द गुलाब जामुन्स फॉर द डेजर्ट. सेट डाउन मतलब लिख लेना या रिकॉर्ड कर लेना. सेट आउट मतलब कोई जर्नी स्टार्ट करना. एंड सेट इन मतलब बिगिन एंड सीम लाइकली टू कंटिन्यू. ओके, सेट इन मतलब ठीक है, आपने अपने आप को सेट इन कर लिया है. अब आपके पास ये सारे सेंटेंसेस हैं, हम देखेंगे इसके आंसर्स. सो सीधा हम इधर पे ही आते हैं. Why don't you dash your ideas on paper? अब लिखने वाला पॉइंट क्या होता था? लिखने वाला पॉइंट होता था set down. तो यहाँ पे क्या आएगा? Why don't you set down your ideas on paper? Next है a fund has been dashed for the soldier families. So अब यहाँ पे क्या आएगा? Save or keep for a particular purpose. So a fund has been set aside for the soldiers families. We should dash a little money a fund has been set up. Set up का मतलब है स्टार्ट किया गया है. A fund has been set up का मतलब कि सोल्जर्स की फैमिली के लिए एक नया पैसा जो है वो उन लोगों ने स्टार्ट किया है ताकि वो उनको प्रोवाइड कर सकें. और ये क्वेश्चन देखो, We should dash a little money every month. अब हमें हर मंथ थोड़ा सेव करना चाहिए, थोड़ा पैसा अलग रखना चाहिए, तो इसमें आएगा set aside. You should buy some woolens before winter. अब यहाँ पे क्या आएगा? Sets in मतलब इससे पहले कि विंटर आ जाए तुम्हें कुछ वुलन कपड़े खरीद लेने चाहिए. They dash on the last stage of their journey. इसका मतलब they set out. उन्होंने अपनी लास्ट जर्नी को स्टार्ट कर दिया है. अब यहाँ पे your teacher will speak the words listed below. Write against each a word of opposite meaning. जैसे old का opposite new हो जाएगा wet, dry, open, close, blunt, sharp, forget, remember. So ये सारे words आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं. And we are done with this. So on this note, we have completed our beautiful chapter, a story which tells you that you should always do the right thing, irrespective of the fact that how difficult the situation is. Maybe you will have to hurt people at times, but still the right path is the right path. On this note, I'll see you soon in our next video where we'll start our 8th chapter from our Honeysuckle book, grade 6. तब तक के लिए stay tuned and stay happy. Take care. Bye bye.